सो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चार्टेड मॉन्क। मेरा नाम है अंजीव कुमार मिश्रा और हमारा चल रहा है क्लास 11th अकाउंट्स। ये उसका लेक्चर नंबर 9 है और जो चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का ये पार्ट नंबर 5 है, यानी फिफ्थ वीडियो है इससे पहले जो भी वीडियोस है, अगर आपने नहीं देखा तो इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाया हमने क्लास 11th अकाउंट्स डिटेल करके। उसमें जाके आप प्लेलिस्ट के थ्रू आप बाकी वीडियोस देख सकते। तो अब मैं बात करता हूं कि आज हम क्या मीनिंग्स देखेंगे। जो चैप्टर सेकेंड है आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें बहुत सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, उसका हम मीनिंग चेकआउट कर रहे हैं। तो इसमें हमने ऑलरेडी जो देख लिया वो ये सब है, जो कि पिछले 4 वीडियोस में हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया। और अच्छा, एक चीज जो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको काफी डिटेल में मैंने शायद फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में, इस चैप्टर का जो फर्स्ट और सेकेंड वीडियो था उसी में मैंने डिस्कस किया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनल अकाउंट, ये जो बनता है साल के लास्ट में बनता है। जो समराइजिंग हमारा स्टेप होता है उसके अंदर बनता है ये। इसके अंदर मेनली जो होते हैं कंटेंट, दो होते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल रिजल्ट। एक तीसरा भी होता है लेकिन आपको 11th में जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही अभी बता दे रहा हूँ। वो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तीसरा। बाकी उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट और पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हैं। बैलेंस शीट और पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अच्छा, तो बैलेंस शीट क्या हो गया? अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर टू शो द पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। समझ गए? यानी आपसे, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट या व्हाट इज सोर्स, then balance sheet is a part of financial statement which shows the its financial position। क्या दिखाता है वो? आपका financial position। that means what is the position of your assets and liabilities। फिर सेकेंड आता है हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट। तो फाइनेंशियल रिजल्ट के अंदर हम क्या मेनली बनाते हैं? दो चीज बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है? टू शो द प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकम ड्यूरिंग द ईयर। इसका दूसरा नाम इनकम स्टेटमेंट ही भी है। वैसे ही बैलेंस शीट का दूसरा नाम हमारा पोजीशन स्टेटमेंट भी है, जिसको ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया था। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, इसलिए मैंने एक बार फिर से सोचा बता देता हूँ। और ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है, ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ। अब जो अगला पार्ट है हमारा वो है ये सारा हम आज करने वाले हैं, ये सब मीनिंग, और उसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा प्रॉफिट और लॉस। तो एक बात देखो, प्रॉफिट लॉस क्या होता है? ये तो जनरल टर्म है, मुझे ज्यादा इसमें बात नहीं करना है। प्रॉफिट लॉस क्या होता है? जैसे देखो, कोई भी बिजनेस होता है या कोई भी काम आप जब फाइनेंशियल नेचर का करोगे ना, तो एक्चुअली उसमें होगा क्या ना, कि आप बहुत सारा पैसा कमाओगे। बहुत सारा पैसा मतलब इनकम कमाओगे, तो कुछ आपको इनकम होगा और इस इनकम कमाने के लिए आप एक्सपेंस करोगे। यही होगा ना, दोनों चीज, ठीक है। और इन केस अगर आपका इनकम जो है वो ज्यादा है एक्सपेंसिव, तो ये जो होता है यही आपका होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज नथिंग बट द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस। तो आपका इनकम जितना एक्सपेंस से ज्यादा है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम प्रॉफिट बोलते हैं। फिर लॉस क्या हो गया? अगर आपको एक्सपेंस ज्यादा हो गया, आपका एक्सपेंस इज मोर देन इनकम, that is a situation when you will incur loss। That means what is loss is expense minus income। ठीक है, एक्सपेंस जितना ज्यादा है इनकम से वही आपको लॉस हो जाएगा। तो इन जनरल क्या होता है ना, कंपनीज इनिशियल स्टेज पे ना लॉस करती है 1-2 साल, फिर जाके धीरे धीरे वो प्रॉफिट पे आती है। तो ओवरऑल जो कंपनी का पूरा परफॉर्मेंस हुआ, उसके सारे इनकम को लेते हैं, सारे एक्सपेंस को माइनस करते हैं, फिर जो आता है नेट उसको प्रॉफिट लॉस बोलते हैं। एक दूसरा टर्म है गेन। गेन क्या है ना, कि जो आपके रेगुलर नेचर की एक्टिविटीज नहीं है। जैसे कि देखो, रेगुलर नेचर में कंपनीज तो क्या करते होंगे? सेल परचेस, यानी जिस गुड्स में हम डील कर रहे हैं उसको सेल करना और उसको परचेस करना और फर्दर सेल करना, ठीक है। लेकिन कई बार ना कंपनी के पास पुराना एसेट पड़ा हुआ होता है, फिक्स्ड एसेट, उसको भी सेल कर सकती है। तो उस केस में क्या होगा कि जो
ऐसा हो सकता है ना कि एक बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एसेट है, फिक्स्ड एसेट मान के चलो, फिक्स्ड एसेट है। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट में हमारा है बिल्डिंग, बिजनेस के पास एक बिल्डिंग है, अब वो उसको यूज नहीं है तो वो बेचेगी उसको। मान लो बुक्स में वो 50 लाख का आ रहा है, और जब बेचने गए तो 80 लाख का बिक गया, तो यहां भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। लेकिन इसको इन जनरल उसको प्रॉफिट के नाम से मत डिनोट करना, इसी को हम क्या फिर बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं गेन हो गया। क्या होगा, गेन। यानी जब आपको नॉन रेकरिंग नेचर का कोई भी बेनिफिट होगा ना, तो उसको हम, जब नॉन रेकरिंग नेचर का बेनिफिट होगा, नॉन रेकरिंग या इरेगुलर एक्टिविटी से रिलेटेड होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम गेन बोलते हैं। लाइक सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, या कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया होता है, उसको जितने ज्यादा पे बेचेंगे तो उसको हम गेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो 3 टर्म हो गया, प्रॉफिट, लॉस और गेन। क्या आपको ये याद करना? नहीं, एक बार बस सुन लेना, बस ये नहीं कि रटने लगे इन चीजों को, आप 2-4 बार पढ़ोगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसका जरूर है। ठीक है, फिर अगला टर्म आता है वाउचर्स। देखो, जब कभी भी आप सेल परचेस करते हो ना, तो जो भी कागज मिलता है जिसके बिहाफ पे आप जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं, जो भी आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने से पहले आपको कुछ प्रूफ होना चाहिए, ताकि कि आपको बाद में फेथफुल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, रिलायबल डेटा होगा। रिलायबल का मतलब विश्वास लोग करें, इसके लिए जरूरी है ना कि जो आप इनपुट करें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो सब कुछ सही हो। तो इसी के लिए हम वाउचर यूज करते हैं, यानी जो भी ट्रांजैक्शन हमने किया उसके एवज में जो एविडेंस था उसी को हम वाउचर बोलते। तो वाउचर क्या हो गया हमारा, कि वाउचर इज एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन हैविंग टेकन प्लेस, यानी जो ट्रांजैक्शन हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हुआ, ये चीज कौन बताता है, वाउचर। तो वाउचर में मेनली कितने वाउचर आते हैं, सोर्स वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर। तो सोर्स वाउचर का क्या मतलब है ना, कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, यानी आपने परचेस किया तो सामने वाले ने आपको क्या दिया, बिल दिया ना, तो ये हुआ, यानी जो सोर्स था, यानी जो ट्रांजैक्शन था, वहीं पे जो बिल, जो भी एविडेंस है जो रेज हुआ ना, उसको सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं, सोर्स वाउचर बोलते हैं। ठीक है, तो एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है ये। सोर्स वाउचर क्या होता है, एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल क्या हुआ, कैश मेमो हो गया, जब कैश आप पे करोगे तो कैश मेमो रेज हो जाता है। जब परचेस करोगे तो इन्वेस्ट हो गया, रिसीट हो गया, जब फिर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब किस चीज का एग्जांपल है, सोर्स वाउचर। कंपनी क्या करते हैं कि इसी सोर्स वाउचर को यूज करके अपने यहाँ अकाउंटिंग, यानी अकाउंट में एंट्री डालने के लिए, जर्नल एंट्री पास करने के लिए, वो सोर्स डॉक्यूमेंट को यूज करके अकाउंटिंग वाउचर बनाना। तो अकाउंटिंग वाउचर क्या हो गया, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सोर्स वाउचर। सिंपल, इतना ही आपको ध्यान रखना। बस आपको अंडरस्टैंड करना, आपको लर्न नहीं करना, इसको भी बस एग्जांपल पता होना चाहिए क्या क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला कि आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट नाम बहुत बार आ रहा है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट कुछ नहीं होता। देखो, जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस का जो भी हुआ उस चीज को रिकॉर्ड करेंगे तो कहीं पे लिखेंगे ना, ऐसे ही जर्नल लिखेंगे, लेजर लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस शीट, प्रॉफिट और सब कुछ लिखेंगे। तो ये सब लिख लिख के एक बंडल ऑफ बुक्स बन जाएगा, पेजेस का बंडल बन जाएगा। उन सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन आज के जमाने में फिजिकल फॉर्म में तो लिख के करते नहीं अकाउंटिंग, वो तो कंप्यूटराइज हो गया। तो फिजिकली आपको नहीं दिखेगा, लेकिन सब कुछ जहां पे हमारा बुक्स अकाउंटिंग के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमने क्रिएट किया है, जर्नल एंट्री, लेजर, ये सब, उनको एक्युमुलेट करके हम क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। सही है। तो these are the books in which transactions are recorded और posted। ये वो बुक्स है जिसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड और पोस्ट किया जाता है। इन जनरल बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल और लेजर ही आते हैं, बैलेंस शीट ये सब तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल फाइनल अकाउंट वगैरह होगा। बुक्स अकाउंट में इन जनरल क्या आता है, जर्नल और लेजर। चलिए, जब कोई ट्रांजैक्शन हुआ, जब कोई बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हुआ, आप जब उसको रिकॉर्ड करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एंट्री पास करना, एंट्री। अ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज एंट्री।
जब ट्रांजैक्शन को या किसी इवेंट जो फाइनेंशियल नेचर के हैं उनको जब बुक्स ऑफ अकाउंट में पहली बार लिखते हैं या जब भी लिखते हैं उसको हम एंट्री कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बोलते हैं कॉस्ट। जब कभी भी कोई भी सामान जो आपने परचेज किया है या जो सामान आपने मैन्युफैक्चर किया है, जो परचेज किया तो जो परचेज पे आपने दाम दिया उसको कॉस्ट बोलते हैं, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं। और जब आपने मैन्युफैक्चर किया है तो मैन्युफैक्चर करने में टोटल आपको जो कॉस्ट इनकर हुआ उस कॉस्ट को भी कॉस्टिंग बोलेंगे। तो एक्सपेंसेस ऑफ परचेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इज कॉल्ड एज कॉस्ट। यानी जो ट्रांजैक्शन आपका हुआ जिस प्राइस पे हुआ उसी को उसको कॉस्ट बोलेंगे। बुक वैल्यू कहने का मतलब कोई भी चीज जब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है तो जिस प्राइस पे होता है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। रेदर ऐसा मैं बोलूं कि बुक्स में अभी भी कोई चीज जिस अमाउंट पे दिख रहा है उसको उसका बुक वैल्यू बोलो। मान लो एक लैंड है, बिजनेस के पास एक लैंड है, उस लैंड का वैल्यू 50 लाख दिख रहा है तो 50 लाख इसकी बुक वैल्यू। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब हम इसको बेचने जाए तो ये 70 लाख में बिके। तो ये जो 70 लाख होता है इसको हम मार्केट वैल्यू बोलते हैं या फेयर वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि कम भी हो, लेकिन इन जनरल क्या होता है ज्यादा ही होता है। कम लोअर प्राइस किस चीज का होता है, बुक वैल्यू का। इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ज्यादा कम भी हो सकता है। तो बुक वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द एसेट दैट इज एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट यानी बैलेंस शीट वगैरह में जो जिस अमाउंट पे आ रहा है उसको उसका बुक वैल्यू बोलेंगे। और अगर हम उसको मार्केट में बेचने जाए तो जो प्राइस मिलेगा उसको हम मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू बोलेंगे। राइट, द प्राइस द प्राइस एट विच द एसेट कैन बी सोल्ड। अभी बेचेंगे नहीं, ये ध्यान रखो। जब बेच देंगे तो वो हमारा एसेट ही नहीं रहेगा, बस बेचे तो कितना मिलेगा। बुक वैल्यू क्या होगा कि अभी वो एसेट हमारे बुक्स में कितने में आ रहा है। और मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू क्या होगा कि अगर अभी हम उस एसेट को मार्केट में बेचने जाए तो क्या प्राइस मिलेगा। बेचेंगे नहीं अभी, ये ध्यान रखना। जब बेच देंगे तो फिर बुक्स में दिखाएंगे क्यों। तो बुक्स में दिखाने के लिए मुझे अगर मार्केट वैल्यू चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि बुक मार्केट वैल्यू पे मुझे रिकॉर्ड करना, तो उस चीज के लिए बेच देंगे तो बात ही खत्म है। तो मार्केट वैल्यू वो हुआ कि बेचे तो क्या रिकॉर्ड हो, क्या अमाउंट होगा। सही है। अब अगला टर्म है डेप्रिसिएशन। इसको थोड़ा सा आप ध्यान देना, आज का सबसे हॉट टॉपिक यही है। देखो होता क्या है ना कि जब आप कोई बिजनेस करते हो तो आप सेल वगैरह करते हो, वहां से आपको इनकम हो जाता है। आप बहुत सारा एक्सपेंसेस इनकर करते हो, तो अल्टीमेटली आपको अगर इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट हो जाता है और एक्सपेंस ज्यादा है तो आपको लॉस हो जाता है। सही है। यहाँ पे होता क्या है ना कि जो आपने ये इनकम कमाया, ये इनकम को कमाने के लिए हर एक एक्सपेंस जो आपने किया है उसको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स वगैरह वाला, उसमें हम ये बात करेंगे। ये मैचिंग प्रिंसिपल होता है कि जो हमने इनकम कमाया है उस इनकम से रिलेटेड जो भी खर्चे हमें कंसीडर करना पड़ता है। अब क्या होता है ना कि जब हम फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, मान लो हमने एक फिक्स्ड एसेट खरीदा 10 लाख का, तो बताओ फिक्स्ड एसेट खरीदने के पीछे हमारा जो मकसद होता है वो क्या होता है। फिक्स्ड एसेट खरीदने के पीछे हमारा मकसद होता है कि अल्टीमेटली हमारा कहीं ना कहीं रेवेन्यू पे इंपैक्ट आएगा, रेवेन्यू में हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट अगर हमने 10 लाख का खरीदा है, इसमें आप धीरे धीरे आगे, ये तो डिप्रिसिएशन से रिलेटेड एक पूरा चैप्टर ही है जिसमें बहुत सारा टाइम हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वहां तो बढ़िया से बात करेंगे, यहाँ पे एक शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। सपोज करो ये फिक्स्ड एसेट आपने 10 लाख का खरीदा और इसका लाइफ है वो 5 साल है। अब जब आपने ये फिक्स्ड एसेट खरीदा तो कहीं ना कहीं आपका मोटिव क्या रहा होगा कि हम अपने इनकम को बढ़ाए या किसी और एक्सपेंस को भी कम करना मोटिव हो सकता है। जैसे कि मशीन आ गया तो लेबर कम लगेगा, तो बाकी सारा एक्सपेंस कम हो जाएगा ना हमारा। तो फिक्स्ड एसेट खरीदने का दो फायदा हो सकता है, या तो मेरा इनकम बढ़ जाएगा या एक्सपेंस दूसरे एक्सपेंसेस कम हो जाएगा। अब बताओ कि जो हमने फिक्स्ड एसेट पे ये 10 लाख रुपया खर्च किया, क्या हमारा ये एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस
तो नहीं है, ये एसेट क्रिएट कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब आप एक 5 साल के पूरे दायरे में देखोगे ना कि 5 साल, इस 5 साल के दायरे में अगर बात करें तो क्या 5 साल के लिए 5 साल का अगर एक पीरियड हो गया तो क्या ये 10 लाख जो हमने लगाया उस फिक्स्ड एसेट पे, क्या वो 10 लाख हमारे लिए खर्चा नहीं हो गया? तो क्या हमें ये 10 लाख एलोकेट नहीं करना चाहिए यहाँ पे कि हम जो अगले 5 साल इनकम कमाएंगे तो उसके एक्सपेंसेस में 10 लाख लगा हमारे 5 साल के लिए? इन जनरल अभी बात करें एकदम, ये मत सोचना कि एग्जैक्टली यही होता है, मैं वैसे ही ऊपर ऊपर आपको समझा रहा हूँ। तो इस 10 साल के दौरान हर साल आपको 2-2 लाख क्या नहीं मान लेना चाहिए कि ये आपका खर्चा है, ये खर्चे में जुड़ जाना चाहिए ना? तो इसी चीज को हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। जब आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हो ना तो उसके टोटल कॉस्ट को आपको एलोकेट करना पड़ता है। आपको उस टोटल खर्चे को कहीं ना कहीं जो उस फिक्स्ड एसेट का लाइफ है उसके लाइफ के हिसाब से आपको उसके कॉस्ट को एलोकेट करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि इस कॉस्ट को हम 2-2 लाख करके अगले 5 साल तक एक्सपेंस में बढ़ाते रहेंगे डिप्रिसिएशन करने से। ठीक है। अच्छा, 10 लाख ये क्या था? ये 10 लाख था कि जिस प्राइस पे हमने परचेस किया है वही प्राइस होगा ना इंजन पे। 10 लाख का हमने एसेट परचेस किया, कोई फिक्स एसेट, तो बुक्स में कितने पे लिख देंगे? 10 लाख पे। अब जब हम 2-2 लाख काटते रहेंगे ना तो एक्चुअली हम इस फिक्स्ड एसेट का भी वैल्यू कम करते रहेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में जब हमने 10 लाख का खरीदा तो उसको बुक्स में 10 लाख पे लिखा। फिर पहली बार जब 2 लाख का डिप्रिसिएशन कटा तो दूसरे साल के शुरू में उसका वैल्यू कितना देगा बुक्स में, बैलेंस शीट में? 8 लाख। फिर माइनस किया हमने अगले साल के सेकेंड ईयर के लास्ट में 2 लाख फिर से लेस किया। तो अब थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में आपको बुक्स में कितने का दिखेगा? 3 लाख, सॉरी 6 लाख का। ऐसे ऐसे 2-2 लाख घटता रहेगा और 5 साल उसका लाइफ है। 5 साल जब खत्म हो जाएगा तो अल्टीमेटली फिक्स एसेट हमारा बुक से खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सही है। तो अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन क्या हो गया? इसको बहुत टर्म्स में बोल सकते हैं कि जैसे कि एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ टोटल फिक्स्ड एसेट इन डिफरेंट ईयर बेस्ड ऑन इट्स लाइफ, ये भी एक फिक्स्ड डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन। आपके लिए क्या डेफिनेशन अभी आपको याद समझना है, ये याद भी कर सकते हो या याद हो ही जाएगा, कोई इशू नहीं। कि डिप्रिसिएशन इज द डिक्रीज इन द बुक वैल्यू। ध्यान रखना, ये कौन से वैल्यू को डिक्रीज करता है? बुक वैल्यू को। किसके बुक वैल्यू? ऑफ द फिक्स्ड एसेट ड्यू टू इट्स यूजेस, इफ्लेक्स ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलेसेंस। ये क्या बोल रहा है कि देखो, जो फिक्स्ड एसेट हमने खरीदा है उस फिक्स एसेट के वैल्यू को, उस फिक्स्ड एसेट के बुक वैल्यू को डिक्रीज करना। और ये डिक्रीज हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ओवर द टाइम जैसे जैसे हम उस फिक्स्ड एसेट को यूज करें क्या उसका वैल्यू कम नहीं हो रहा? ये भी रीजन है। अगर आप यूज नहीं कर रहे, ऐसे ही पड़ा रहेगा, इफ्लक्स ऑफ टाइम मतलब पासेस ऑफ टाइम, ऐसे भी अगर वो एसेट पड़ा रहेगा फिर भी वो खराब होगा। और टेक्नोलॉजी में हमेशा इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो अगर आप यूज करो या ना करो उसका वैल्यू कम होना ही है। तो ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या हो गया कि पुराना टेक्नोलॉजी हो रहा है, उसका ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन आपके लिए क्या हो गया कि डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट ड्यू टू इट्स यूज और इफ्लक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलेसेंस। इस पे पूरा डेप्रिसिएशन पे हमारा एक बढ़िया सा चैप्टर है, वहां पे हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझ लेंगे। ये अच्छा डेफिनेशन है, इसको याद भी कर सकते हो। अब बात करते हैं, दो टर्म है हमारा, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। ये हमारा आखिरी टॉपिक है, आखिरी मीनिंग समझने वाला है। तो चैनल सब्सक्राइब वगैरह कर लेना आप। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करते रहना। ठीक। तो सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट के बारे में ये भी अच्छा चीज है, ये थोड़ा सा ध्यान लगे बताना समझने के लिए। तो टर्म होता है, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है हमारा इंसॉल्वेंट। एक्चुअली ये किस चीज से रिलेटेड होते हैं ये टर्म्स? डेट और एसेट। अगर कोई बिजनेस है या इंडिविजुअल है या कंपनी है, कोई भी है, वो अपने उधार, उधार को हम क्या बोलते हैं? डेट। यानी डेट का मतलब क्या हुआ? लायबिलिटी। अगर वो अपने लायबिलिटी को पे कर पा रहा, यानी सारा का सारा लायबिलिटी पे कर देगा। अच्छा, लायबिलिटी को पे करने के लिए एक्चुअली वो क्या यूज करेगा? एसेट्स पे। यानी अपने एसेट्स को बेच के
अपने एसेट्स को बेच के वो अपने डेट अगर पूरा कर रहा है तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे कि वो सॉल्वेंट है। क्या है वो? सॉल्वेंट है। अगर अपने इसके एसेट्स ज्यादा हैं और इसके डेट कम, यानी कि अपने एसेट को बेच के अपने डेट को पूरा कर दे, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और अगर कोई इंडिविजुअल या बिजनेस में जो उसके डेट है वो बहुत ज्यादा है और एसेट कम है, यानी कि कंपनी अपने पूरे एसेट को बेचने के बाद भी अपने डेट को पूरा नहीं कर पाएगी, डेट को पैसा वापस पूरा नहीं दे पाएगी, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। क्या बोलते हैं इस सिचुएशन को? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट एक जेनेरिक वर्ड हो गया, ये किसी चीज के लिए भी यूज कर सकते हो जहां पे डेट ज्यादा होगा और एसेट कम होगा। लेकिन जो इंडिविजुअल यानी ह्यूमन बीइंग के लिए जो इस सेंस में वर्ड यूज होता है, जो आपने भी सुना होगा, बैंकरप्ट। क्या बोलते हैं? बैंकरप्ट होना। यानी कि जो आपके टोटल लायबिलिटी है, आप उन लायबिलिटीज को पूरा पे नहीं कर पा रहे हो अपने एसेट से। तो इन जनरल उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। लेकिन अगर इंडिविजुअल और ह्यूमन बीइंग में, इंडिविजुअल या ह्यूमन बीइंग का बात करें तो उसके लिए हम इंसॉल्वेंट भी वर्ड यूज कर सकते हैं और बैंकरप्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ आपका जो चैप्टर 2 है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये छोटे छोटे पार्ट्स में 20, 30, 40 मिनट्स के वीडियोज में 5 वीडियो में अपलोड मैंने पूरा कर दिया है। इसको बढ़िया से देख लेना। इसका इम्प्लीकेशन आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में है, बाकी सारे चैप्टर्स में मैंने ऑलरेडी बहुत बार आपको ये बात बोल रखा। और अभी हमने यहाँ पे डिटेल, इन जनरल क्या होता है ना, लोग 1-1.5 घंटा में एक ही वीडियो में इस चीज को कंप्लीट करा देता है। आपको स्कूल में भी आप देखना, आपको 1 घंटे में, एक पीरियड में, 2 पीरियड में इस चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे सर लोग या मैम लोग। लेकिन मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो और अल्टीमेटली इसका बेनिफिट आपको कहाँ मिलेगा? जो बाकी चैप्टर है ना, वहां पे मुझे अब ये, जैसी जब मैं डेप्रिसिएशन चैप्टर कराऊंगा तो आपको उसके साथ ना अपनापन फीलिंग होगा, क्योंकि उसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपसे बात कर रखा है। जब बैलेंस शीट होगा तो अब ये सब टर्म तो आपको बहुत इजी लगेगा। बैलेंस शीट के बारे में तो डीप में भी थोड़ा सा अंदर भी गए हैं हम। ठीक है, तो चलिए फिर, जो भी आपका सुझाव हो, जो भी कमेंट हो, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।